नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक शायर ने कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अंग्रेजी में इसी को कहा गया है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाह वहाँ रहा। ये बातें किसी भी सामान्य व्यक्ति को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उसे प्रेरणा देने के लिए कही गई है। लेकिन यदि वो व्यक्ति दिव्यांग हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो और वो आसमां को छूने की बात करे, आसमां को छुए, बुलंदियों को छुए, तो वाकई उसके संघर्षों को, उसके जज्बातों को सलाम करना बनता है। दोस्तों, आज हमारे प्लस माइनस कार्यक्रम में हमने ऐसी ही एक शख्सियत को इनवाइट किया है जिसका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। 2014 की यूपीएससी की परीक्षा में आईएएस में उसने टॉप किया, दिव्यांग होते हुए भी। हम बात कर रहे हैं ईरा सिंघल की, जो दिव्यांग हैं लेकिन आईएएस टॉपर हैं 2014 की। आज की हमारे प्लस माइनस कार्यक्रम की खास मेहमान हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के कैरियर पर। सिविल सेवा परीक्षा 2014 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ईरा सिंघल वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपने पर हावी होने नहीं दिया और वो मुकाम हासिल किया जिसको हासिल करना किसी आम इंसान के लिए भी आसान नहीं होता। ईरा खास इसलिए है क्योंकि इन्होंने दिव्यांग होते हुए भी 2014 आईएएस की परीक्षा दी। उनके हौसले इतने बुलंद हैं, न सिर्फ आईपीएस का एग्जाम पास किया बल्कि टॉप भी किया। वो ऐसा करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला हैं। ईरा वर्तमान में एमसीडी में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं, पर इनको ये मुकाम यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे संघर्षों की लंबी दास्तान है। आज ऊंचाइयों को छूने वाली ईरा ने वो दौर भी देखा है जब 2010 में भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस की परीक्षा में सफल होने के पश्चात भी अधिकारियों ने इनको अयोग्य ठहरा दिया था। इसके पीछे ईरा की स्कॉलियोसिस की समस्या थी, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी प्रभावित है और उससे बाजुओं की गति ठीक नहीं होती। ईरा ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 4 साल बाद ईरा के पक्ष में निर्णय दे दिया गया था। ईरा के संघर्षों और सफलता की कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो शारीरिक रूप से तो कमजोर हैं, पर इन्होंने अपनी कमजोरी को कभी भी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। इस बार प्लस माइनस कार्यक्रम में हमारे चेयरमैन आपको मिलवा रहे हैं देश की पहली महिला दिव्यांग आईएएस टॉपर ईरा सिंघल से। ईरा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। ईरा जी, आप फिजिकली चैलेंज्ड होते हुए भी, दिव्यांग होते हुए भी इतनी बुलंदियों तक पहुंची, आपको कैसा लगता है? मेरे ख्याल से इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। एक सोच की बात होती है, एक अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है। मैं काफ़ी चीज़ों में बहुत लकी भी रही हूँ कि मेरे को एक ऐसी फैमिली मिली, ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला, ऐसे लोग मेरे आसपास मिले जिन्होंने कभी मुझे ये एक्सक्यूज़ नहीं लेने दिया कि तुम्हारी ये डिसेबिलिटी है तो इस वजह से तुम्हें ये एक्सक्यूज़ अलाउड है कि तुम जो चीज़ें तुम कर सकती हो वो ना करो। तो कभी आपकी डिसेबिलिटी आपकी एबिलिटीज़ के सामने आएगी, ये ऑप्शन ही नहीं था। तो मेरे लिए मुझे कुछ नया नहीं लगता इसमें। मेरे हिसाब से मैं एक वही फंक्शनिंग इंसान हूँ जो बाकी सब हैं, तो जो बाकी सब कर सकते हैं वो भी मैं भी कर सकती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर इंसान कल जाके माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएगा, दुनिया का हर इंसान बैले डांसर बन जाएगा, जिमनिस्ट बन जाएगा। तो सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। तो मेरे हिसाब से हमें जो मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है कि आपकी डिसेबिलिटी है इस वजह से आपने कर लिया। मेरे हिसाब से कोई भी इंसान करेगा तो मेहनत करेगा, सही तरीके से कर ही लेगा। ईरा जी, हम जानना चाहेंगे आपके कैरियर के बारे में। अपने स्कूल, कॉलेज, आईएएस की तैयारी कहाँ से की, क्या क्या आपको चैलेंज झेलने पड़े? मैं प्राइमरी स्कूलिंग जो है मेरी वो मेरठ से हुई थी, सोफिया गर्ल्स स्कूल से। फिर दिल्ली में लोरेटो कॉन्वेंट और आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है एनएसआईटी दिल्ली से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। काम नहीं किया कभी भी, और कंप्यूटर्स के अलावा मुझे कुछ और आता भी नहीं था उसमें इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने एमबीए किया था एफएमएस से, एंड फिर मैं कैडबरी में स्ट्रैटेजी मैनेजर का काम कर रही थी। तो 1.5-2 साल करीब मैंने काम किया था। कभी कभी आपको निराशा के कुछ क्षण ऐसे आए होंगे, कभी आपको लगा होगा कि ये क्या ज़िंदगी है और भगवान ने तो ना मेरे साथ में अन्याय किया है? नहीं, निराशा तो ऐसे नहीं है, बट मोमेंट्री तो होता ही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बहुत मेहनती इंसान नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आप एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ,
मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मैं बहुत लेवल तक मेहनती नहीं हूँ, पर इनिशियल ये बहुत टाइम लगा मुझे समझने में बात। पर आप अपने आप से ना रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन तो उतनी ही करते हो ना छोटे बचपन में और स्कूल डेज़ में, और उसमें तब आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, अरे यार नंबर ज़्यादा नहीं आए। ये पॉइंट जब तक आपका नहीं आता ना तब तक बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। फैमिली की सपोर्ट आपको मिली, आपके रिश्तेदारों की, आपके मित्रों की? आई थिंक इसमें मेरे पापा का एक बहुत बड़ा हाथ है। मेरे पापा हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में किसी को नेगेटिव कभी बोलने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये रखा कि ये कमी है बट ये टैलेंट भी तो है, तो फिर तुम टैलेंट को देखो। तो कोई उनके सामने ना कभी उनके बच्चों के बारे में कुछ नेगेटिव बोल नहीं पाया, और जब उनके कोई बोल नहीं पाया तो मेरे तक आया नहीं, फिर लोगों ने ही सबने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। आपका इरा किस तरह का फ्रेंड सर्कल है? आप बाकी लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड मैं सबकी ना वो काउंसलर हूँ। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों की काउंसलर हूँ, एडवाइज़र हूँ, एंड मैं बहुत सारे लोगों की बेस्ट फ्रेंड रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आई थिंक मेरे पास सोल्यूशंस होते हैं हर चीज़ के, और मैं जज नहीं करती हूँ। एंड मतलब इतने दोस्त कम ही लोगों के होते हैं, मेरे ख्याल से कोई 40 से 50 मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं और 200-300 मेरे फ्रेंड्स हैं। वेरी गुड। तो फ्रेंड सर्कल की मुझे कभी कमी नहीं रही। एंड एक और चीज़ है ना, आप रिलेशनशिप तभी बनती है जब दोनों साइड दें, एक साइड देती रहे तो नहीं बनेगा। तो ये चीज़ मैंने बहुत बचपन में सीख ली थी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि इक्वल रिलेशनशिप्स रहें, एंड इसलिए आपकी मेरी बन भी जाती हैं। इरा, आपको कभी किसी तरह की कोई शर्म महसूस हुई, कोई हीन भावना महसूस हुई? कभी आपको लगा कि नहीं नहीं भगवान ने मेरे साथ तो बड़ी क्रूरता की है? नहीं, इन चीज़ों में तो कभी नहीं, क्योंकि शायद मेरे को बचपन से सिखाया गया था कि बेटा तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास आप बचपन से जा ही रहे थे, तो पता था कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या मेडिकल इश्यूज़ हैं, पर दैट इज़ जस्ट समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट डजंट डिफाइन। तुम्हारी ज़िंदगी उससे डिफ़ाइन नहीं होती है, तुम्हारे टैलेंट्स उससे डिफ़ाइन नहीं होते हैं, तुम्हारा अचीवमेंट्स उससे डिफ़ाइन नहीं हो सकते। तो एंड आई शायद मैं बहुत चीज़ों में बहुत अच्छी थी, तो मेरे आसपास के लोगों ने भी कभी वो कंपैरिजन भी करोगे तो मेरे टैलेंट्स ही इतने ज़्यादा, मेरे माँ बाप ने कोशिश करी कि वो रहें कि वो जो नहीं है चीज़ें उन पर कभी ध्यान ही ना जाए। तो आई वॉज ए वेरी गुड डांसर बचपन से, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अच्छा, डांसिंग भी करते थे? हाँ, मैं बहुत मेरे भर भर के दोस्त रहे हैं हमेशा, प्लस मैं थिएटर करती थी, मैं बहुत चीज़ें करती थी, तो इस वजह से कभी भी ये हुआ ही नहीं कि डिसेबिलिटी की पढ़ाई की तरफ ध्यान देते थे कि आपने इन शौक की तरफ? मेरा बस चलता तो ध्यान में शौक की तरफ ही देती, बट मैं घर पे रहती थी, मम्मी पापा फोर्स करके पढ़ने पे मजबूर कर ही देते थे। फोर्सिवली पढ़ते थे, और उसके बाद भी आपने आईएएस टॉप किया? यहाँ पे आके ना ऑप्शन नहीं बचा था कुछ और करने का, यहाँ पे तो पढ़ाई करनी ही पड़ती, क्योंकि मैं अपना एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट करियर छोड़ के आई थी। मैं अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड थी, मुझे फर्स्ट ईयर में ही अवार्ड्स मिले थे, और मैं हाईएस्ट रैंक्ड एम्प्लॉय थी अपने डिपार्टमेंट में, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड इन द कंपनी। कहाँ, कौन सी कंपनी? मैं कैडबरी में काम करती थी। अच्छा। कैडबरी इंडिया में। कैडबरी में आपने जब ज्वाइन किया तो आपने नॉर्मल रूटीन में ज्वाइन किया था कि उन्होंने आपको इसलिए सर्विस दी कि क्योंकि आप मैं तो फिजिकली रूटीन से सिलेक्ट हुई थी, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट MBA में कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू, एंड मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ मिली और मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी वहाँ मिला। तो जब मैंने वो जॉब छोड़ा था तो ये बहुत सीरियस डिसीजन था कि तुम एक अच्छे वेल सेटल्ड करियर में, इनफैक्ट आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो मैं कोई 1/10 1/15 कमाती हूँ जो मैं आज कॉर्पोरेट में कमा रही होती। कॉर्पोरेट में इतनी अच्छी पोजीशन में थे, अपने आप को प्रूव भी कर रहे थे, पे स्केल भी आपका बहुत अच्छा था, फिर आप आईएएस में क्यों आए? एक टाइम था, मेरा जो टारगेट था वो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स का था साल का, मैंने 11 प्रोजेक्ट्स किए, पर उसका मतलब ये भी था कि मैं 20 घंटे काम करती थी। 20 घंटे डेली काम करते? 20 घंटे मैं काम करती थी आराम से, एंड काफ़ी महीनों तक मैंने 20 घंटे काम किया है। और मुझे फिर ये रियलाइज़ होने लगा कि मुझे अपनी लाइफ से मेरे 20 घंटे काम करने के बाद किसी की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ मैंने पैसे कमाए और मेरी ज़िंदगी अच्छी है, पर किसी और के दिन को, किसी और की लाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे वहाँ जाने के बाद किसी और के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो मैं ये चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे दूसरों की ज़िंदगी पे असर हो, कुछ बेहतर कर सकूँ। और मुझे लगा अगर मैं इतने घंटे काम करने की कैपेसिटी रखती हूँ और मुझे काम करने में मज़ा भी आता है, तो अगर मैं अपने देश के लिए करूँगी तो बहुत कुछ कर पाऊँगी। एंड मुझे लगा कि इसकी अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी मेरे करंट जॉब में मिलती है। तो देशभक्ति का एक जज्बा लेकर के आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ करके हाँ। और गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की।
कैसा महसूस होता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को जो चाहिए था मुझे बिल्कुल वैसा काम करने को मिल रहा है। मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करने को मुझे मिलती हैं यहाँ डेली। एंड मैं बहुत लकी भी रही हूँ कि मेरे बॉसेस हमेशा ऐसे रहे हैं जिन्होंने हर चीज़ में हाँ कहा है कि चलो ट्राई कर लो। तो मैंने बहुत चीज़ें यहाँ पे एक डेढ़ 2 साल में करी हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन। मैंने बहुत सही डिसीजन लिया है अपने लिए। यहाँ पर तो आपको बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर भी झेलने पड़ते होंगे, लोग आपको गलत काम करने के लिए भी कहते होंगे। अगर आपकी इमेज ऐसी है कि आप नहीं करोगे तो लोग नहीं कह पाते आपको, है ना। थोड़ा सा फेवर मांग लेंगे, पर वो भी उसी हद तक जहाँ तक उन्हें पता है कि आप देने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड मुझे ऐसा लगता है काम सही है तो कौन मांग रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी का काम सही है, जेन्युइन है, तो कैसे भी कोई मांग रहा है आपको करना चाहिए, और मैं करती भी हूँ। और गलत काम है तो किसी का भी नहीं करूँगी। तो अगर आप एक मार्केट, लोगों को पता होता है कि कौन इंसान कहाँ तक आप उससे कुछ करा सकते हो, तो मेरी इमेज ऐसी नहीं है कि आप मेरे से ज़्यादा कुछ करा सकते हो, तो इसलिए मेरे से कोई बोलता भी नहीं है। ईरा जी, हम थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन में झांकना चाहेंगे कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये क्या है? बेसिकली ये स्कोलियोसिस है। एक्चुअली ये बहुत कॉमन चीज़ है दुनिया में, काफ़ी बड़े परसेंटेज में लोगों को होती है। इसमें बेसिकली आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी होने की जगह टेढ़ी होती है। तो किसी की ऐसे मुड़ी होती है, किसी की ऐसे मुड़ती है, मेरी ऐसे है, दोनों तरफ से मुड़ी हुई है। तो इससे क्या होता है, आपकी हाइट वगैरह कम हो जाती है। इंटरनल किसी को होता है पेन वगैरह, मुझे नहीं है। किसी भी तरह के फिजिकल वर्क को करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं, थोड़ा स्टैमिना आपका कम होता है, थोड़ी आपकी जैसे मेरी आर्म्स थोड़ी कमज़ोर होंगी नॉर्मल लोगों से, उतना आप वजन वगैरह नहीं उठा सकते हो, उतना आप वो नहीं, बट एक्चुअली में जो एक्चुअल काम की रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फिजिकली चैलेंज का ये आपको कब पता चला? आपके पेरेंट्स को कब पता चला? बचपन से मेरे केस में पता था, बचपन से पता। लेकिन आपने अपनी पढ़ाई, अपना डेली रूटीन बिल्कुल नॉर्मल रखा और आप इस मुकाम तक पहुँचे। आजकल फैमिली जैसे टूटती जा रही हैं, पति पत्नी के रिश्तों में भी दरार आ रही है, भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है, माता पिता के प्रति आदर का भाव नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से ना ये बहुत सेल्फिश सोसाइटी बनती जा रही है एंड हम लोग लार्जर पर्सपेक्टिव को, लार्जर पिक्चर को नहीं देख पाते। हमें किसी को भी अगर किसी और के लिए कुछ थोड़ा सा भी करना पड़ता है तो हमें उसमें तकलीफ हो जाती है। एंड यही रीज़न है कि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद समवेयर हमारी स्कूलिंग में, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ गई है। एंड मैंने बहुत सारे टीचर्स भी देखे हैं जो बहुत ही एक्सट्रीमली सेल्फिश हैं। तो अगर टीचर्स ही सेल्फिश है तो बच्चों को तो क्या ही सिखाएंगे। तो प्रॉब्लम है कि हम लोग एक्सट्रीमली सेल्फिश हो चुके हैं और सिर्फ अपना सोचते हैं और अपना अपने क्रेडिट के लिए और अपने बेनिफिट का ही देखते हैं। हम पूरी ये नहीं देखते कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं। समवेयर ये बहुत ब्लंट सी चीज़ है कहने की, पर लड़कियों का रोल सोसाइटी में चेंज हो रहा है एंड जहाँ जहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे पारिवारिक दिक्कत आती है। हस्बैंड वाइफ की दिक्कतें बहुत केसेस में इस वजह से भी होती हैं कि जो लड़की का एक चेंजिंग रोल है वो लड़के अपनी माँ से अलग वो रोल नहीं करवा पाते। उनको अपनी माँ ने जिस तरह से रहा होता है परिवार में वही दिख रहा है कि मेरी बीवी भी वैसी हो, जबकि आप वैसी लड़की लाए नहीं होते हो। आप शादी के समय तो आपको आजकल की लड़की चाहिए, पर घर आने के बाद आपकी मम्मी ने जो किया था आपको वो चाहिए। तो वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा वो हो जाता है। प्लस लड़कियां भी एडजस्टिंग नहीं हैं उस लेवल से। मैं ये बात भी मानने की है, आज की डेट में उस लेवल से लड़कियां भी एडजस्टिंग नहीं है। एक बात बताओ, आपको लगता है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में और अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं दिव्यांग जनों के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए? अपॉइंटमेंट में तो है, प्रमोशन में मैं नहीं मानती, क्योंकि प्रमोशन में आप अगर काम कर रहे हो तो हो, मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे साथ देखिए ऐसा हुआ है। मैंने अगर परफॉर्म किया है तो मुझे तो जितना मैं डिज़र्व करती हूँ शायद उससे ज़्यादा ही मिल जाता है, मुझे उससे ज़्यादा ही क्रेडिट मिल जाता है जितना मैं डिज़र्व करती हूँ शायद। तो मैं तो नहीं मानती, मुझे लगता है कि अगर आप डिज़र्व करते हो तो आपको मिल ही जाता है। एंड दिव्यांग लोगों से किसी को ऐसे चिढ़ नहीं होती है अनलेस आप सारे दिन अपनी डिसेबिलिटी की बात करते रहो। आप सारे दिन ये बात करते रहो हाई में बेचारा, हाई में बेचारे, तो सभी चिढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया में सिर्फ अपने बारे में बात करता रहेगा, सिर्फ अपना सोचता रहेगा, तो हर कोई चिढ़ेगा। आपका ऐसा मानना है कि दिव्यांग जनों को अपॉइंटमेंट में तो ठीक है रिजर्वेशन है, लेकिन प्रमोशन उनका रूटीन में होना चाहिए। लेकिन सरकार तो ओबीसी, SC, ST इनके नाम पर भी उनको प्रमोशन में वरीयता देती है। मैं किसी के लिए भी नहीं मानती। मुझे लगता है अगर हम इक्वल सोसाइटी दे रहे हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ अनफेयर बायस करके, ये जो कास्ट बायस है अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी तक गई नहीं है, क्योंकि वोट तो हम कास्ट पे ही कर रहे हैं अभी भी। तो बायस नहीं होनी चाहिए सिस्टम में किसी के अगेंस्ट।
जिसने जो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काम किया है उसे वो चीज़ मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन दे के ना आप ये प्रमोट करते हो कि तुम अलाउड है तुम्हें कि तुम कम परफॉर्म कर लो। यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको इस शारीरिक कष्ट के कारण से कुछ आपकी प्रमोशन में, आपकी प्लेसमेंट में कहीं कोई दिक्कत आई? दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे तुम अपने आप को देखते हो। तुम अपने आप को अगर डिसेबल्ड दिखाते रहोगे और बोलते रहोगे मेरी ये तकलीफ़ है, मेरी ये तकलीफ़ है, लोगों को सिर्फ तकलीफ दिखेगी और लोग तुम्हें उसी से जज करेंगे। और तुम अगर सारा दिन ये बोलते रहोगे हाय मैं बेचारा, मेरे साथ देखो किस्मत ने क्या किया, मेरे लिए कोई फेवर्स करो, तो फेवर्स तो उतने ही मिलेंगे ना, भीख तो लोग उतनी ही देंगे, कोई आपको चैरिटी तो उतनी ही देगा ना, कोई अपना घर तो दे नहीं देगा। तो अगर आपको इक्वलिटी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको इक्वलिटी खुद के साथ भी करनी पड़ेगी। लेकिन आप IRS में भी सिलेक्ट हाँ। हुई और वहाँ पर आपको प्लेसमेंट नहीं मिली, हाँ। तो आपको कहीं लगता है कि DOPT ने आपके साथ में अन्याय किया? एक्चुअली DOPT ने नहीं, बट जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनकी सोच थोड़ी छोटी है। ये तो बात है कि लोगों की सोच थोड़ी छोटी है और वो ये देख ही नहीं पाते कि सामने वाले की क्षमता पे आप उसको चेक करो रादर देन उसकी जो चीज़ उसके पास नहीं है। जो रूल्स बने हुए हैं वो आपकी डिसेबिलिटी के बेसिस बने हुए हैं, ना कि एबिलिटी के बेसिस, जबकि रूल होना चाहिए आपकी एबिलिटी के बेसिस। आप क्या कर सकते हो उस वजह से आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करना चाहिए। क्या मैं आपका जॉब कर सकती हूँ तो मुझे ले लीजिए, नहीं कर सकती हूँ तो मत लीजिए। अगर मैं वो काम कर सकता हूँ तो मुझे दो, इसलिए मत दो कि मेरी डिसेबिलिटी तुम्हें पसंद नहीं आई, या मेरी शक्ल तुम्हें पसंद नहीं आई। काम अगर मैं कर सकता हूँ तो दो, क्योंकि नहीं दोगे तो मेरे साथ अनफेयर है, बट अगर काम मैं नहीं कर सकता हूँ तब तुम मुझे दोगे तो दुनिया के साथ अनफेयर है। डिसेबिलिटी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर जजमेंट, एबिलिटी शुड बी द क्राइटेरिया कि क्या वो कर सकता है, बस उतना सोचना चाहिए हमें। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू नेगेटिव वी शुड बी पॉजिटिव। बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने। देश में दिव्यांगों की संख्या बहुत बड़ी है और सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए करती भी है। आपको क्या लगता है कि इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है सरकार की दृष्टि से? अभी बहुत कुछ है। सबसे पहले ना प्रॉब्लम ये है, हमारे जो रूल्स एंड लॉज भी हैं ना वो दो एटीट्यूड से बने हुए हैं, या तो चैरिटी की नज़र से बने हैं या इस नज़र से बने हैं कि ये बेकार हैं। वो दोनों में ना बैलेंस मिसिंग है। वो जो एक्चुअल बैलेंस होता है ना रैशनल थिंकिंग का, वो मिसिंग है, इमोशनल बना हुआ है सब कुछ। आधे लोग ये कह रहे हैं कि हमें कुछ मिला नहीं और आधे लोग कह रहे हैं हाय हाय बेचारे इनको दे दो, तो वो दोनों ही नहीं हो सकती सिचुएशन। काम होना चाहिए कि आप लोगों की ना, जैसे मैंने कहा, एबिलिटी पे फोकस करके बनाओ ना रूल्स। आप डिसेबिलिटी पे फोकस करके बनाए जा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम रहेगी ना। आज की डेट में हम ज़बरदस्ती लोगों को चीज़ें देते हैं कि तू ले ले, उसे ज़रूरत है या नहीं वो देखो पहले। एक्स्ट्रा मत दो कभी किसी को कि उसे ज़रूरत नहीं हो। आप आलसी बनाते हो, इंसान की पोटेंशियल काटते हो। सबको अपॉर्चुनिटी दो कि तुम कर सको। समवेयर चैरिटी मॉडल अभी भी चलता है इस देश में, यानी खाली डिसेबल्ड सेक्टर के लिए नहीं, सभी सेक्टर्स में है चैरिटी मॉडल। देखिए आप मेरे को कितने दिन तक खिला पाएंगे, किसी दिन तो आप भी थक जाएंगे ना। तो ये ऐसे आई थिंक वहाँ पे पॉलिसीज़ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमें करना होगा। प्लस आप एहसान नहीं कर रहे हैं डिसेबल्ड इंसान को अपॉर्चुनिटी देके, आप वो चीज़ नलिफाई कर रहे हैं जो सोसाइटी में उसके बारे में आपकी गलत सोच है। जब तक सोच नहीं चेंज होगी ना, हमारे रूल्स वगैरह उस सोच से नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। आपको लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं वरीयता मिलनी चाहिए दिव्यांगजनों को? हाँ, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स एज ए चैरिटी मॉडल उठा रहे हैं, एज ए चैरिटी मॉडल बहुत सारे कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, विच इज़ गुड। क्योंकि कहीं पे स्टार्ट तो होगा। एक बार आप चैरिटी के लिए भी उन्हें लेने लगोगे तो आपको उनकी एबिलिटीज़ दिखने लगेंगी। क्योंकि कॉर्पोरेट का एक बहुत अच्छा रूल होता है कि वो चैरिटी भी उतनी ही करते हैं। किसी को एम्प्लॉय को वो फालतू में पालने के लिए नहीं रखेंगे, तो वो उसके लिए कोई ना कोई उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम ढूंढ ही लेंगे। तो दैट इज़ वन गुड थिंग कि आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हो उस मैन पावर को, चाहे आपकी स्टार्टिंग इंटेंशन कुछ भी रही हो। वो मैटर नहीं करता, एंड रिजल्ट मैटर कर रहा है इस केस में, जहाँ पे आपने उसे जॉब दिया, आपने उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसे इवैल्यूएट किया, उसे परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी दी। बट अभी भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स उस तरह से सोच नहीं पाते हैं। अभी भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स एबिलिटी पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाते हैं, सब डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से ही सोच रहे हैं। लाइक आई सेड, पूरा सिस्टम ही इस बात से जुड़ा हुआ है कि इंसान डिसेबल्ड है, इसके साथ क्या करना है। ये नहीं सोचते कि इसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है। आगे चल के आप महिलाओं के लिए या डिसेबल्ड के लिए कुछ विशेष रूप से करना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर धीरे धीरे मैं कुछ कर रही हूँ, पर अभी कुछ मटेरियलाइज ऐसा हुआ नहीं है, बट पाइपलाइन में है। मैं एक जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, थोड़ा लंबा है एक्सप्लेनेशन,
पर मैं वर्किंग गरीब महिला के लिए डे केयर एंड क्रैश खोलने की कोशिश कर रही हूँ अपने एमसीडी के स्कूलों के अंदर एक कमरा देके। बताएं ज़रा इसके बारे में डिटेल से, हो सकता है हमारे दर्शक इसमें कहीं ना कहीं जुड़ना चाहें। बेसिकली क्या होता है ना, हमारे देश में जो जितना गरीब परिवार है ना, उतना ज़्यादा महिला को काम करना पड़ता है। एक अमीर फैमिली की औरत तो घर पे बैठ सकती है, पर एक गरीब औरत नहीं बैठ सकती। एंड गरीब फैमिली की औरत अब्यूज़ भी होती है अपने पति से। ज़्यादातर हस्बैंड्स अल्कोहलिक होते हैं, बीमार होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, तो वो औरत पे सारा बर्डन होता है। वो बेचारी पूरा दिन काम करती है, वो सुबह 8 बजे जाती है, रात के 8 बजे वापस आती है। या तो वो अपने बच्चे को साथ में स्कूल अपने साथ लेके जाए। अगर वो अपने साथ लेके जाने लगती है तो धीरे धीरे उसका बच्चा चाइल्ड लेबर बन जाता है। मैंने खुद पहले अपने नौकरी के पहले साल में ही 340 चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबरर बच्चों को रेस्क्यू किया है। ओह वेरी गुड। कोई 70-80 लाख रुपए हमने उनको वापस दिलवाए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी मैसिव नंबर। बट ये प्रॉब्लम ही इसलिए परसिस्ट करती है कि वो माँ उस बच्चे को अपने साथ ले जाने लगती है, वो लेबर बन जाता है। या फिर अगर वो उसे आंगनवाड़ी या स्कूल छोड़ के जाती है, वो 12 बजे आंगनवाड़ी बंद हो गई, 1:30 बजे स्कूल बंद हो गया, माँ आएगी रात के 8 बजे, तब तक उस बच्चे को कौन देखेगा? तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जो गरीब औरत जिसकी मजबूरी है काम करना, उसके लिए हमने कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया है। मेरा बच्चा वो सड़क पे पड़ा है, मेरा बच्चा वो नाली में जाता है, कुत्ते के साथ घूम रहा है, बहुत बुरी बुरी हालत में है। प्लस मेरे उस बच्चे के साथ क्राइम होता है एंड धीरे धीरे वो बच्चा मेरा क्रिमिनल भी बनता है। एंड एक बहुत अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम है, मैसिव लेवल पे बच्चों में सब्सटेंस अब्यूज़ स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि हम स्कूल्स के अंदर ही एमसीडी के स्कूल में एक एक कमरा देके एक क्रैश खोलेंगे। उसका पर्पज़ ये है, एक तो वो स्कूल के अंदर है तो मुझे एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना पड़ रहा। वहाँ बिजली भी है, पानी भी है, खेलने की जगह भी है और एक सेफ एनवायरनमेंट भी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर खाली भी पड़ा है। खाली भी पड़ा है, तो एक कमरा देने में मेरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है। प्लस माँ अपने अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को स्कूल में छोड़ने आ ही रही है तो वो दूसरे को वहाँ छोड़ के जा सकती है आराम से। एंड डे केयर में क्या होगा कि वही बच्चा जो स्कूल से छूटा 1:30 बजे, उसे मैं वहीं शाम तक रख लूँगी जब तक माँ नहीं आ रही है। एंड जो ये क्रैश वाला बच्चा है, ये क्या होता है, हमारा एक और प्रॉब्लम है एज अ कंट्री कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता है बहुत सारा। हम चाइल्ड एनरोलमेंट पे बहुत वर्क करते हैं। जो बच्चा ऑलरेडी मेरे क्रैश में आ रहा है उसको अगले कमरे में ही तो जाना है, मेरा ऑटोमेटिकली वो बच्चा एनरोल भी हो जाएगा स्कूल में। तो मेरा ये आइडिया, मैं किस पे काम कर रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर फंडिंग फ्रॉम कंपनीज एंड ऑल फॉर CSR, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सेटअप करने में फ्री नहीं होता एंड गवर्नमेंट में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर में मैं ये कर सकूं। बट ऐसे कई सारे आइडियाज़ विच रिलेट टू वीमेन, मेकिंग लाइव्स ईजियर फॉर वीमेन। मैं उस औरत को अगर काम करना आसान कर दूं तो मेरी सारी औरतें काम करेंगी। बहुत अच्छा सपना आपने देखा है, बहुत अच्छा ड्रीम है आपका, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका सपना साकार हो। और हम दर्शकों से भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपके इस इतने सुंदर प्रोजेक्ट के साथ में लोगों को जुड़ना चाहिए, ताकि एक हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम एक अच्छे काम के साथ में जुड़ें। भगवान हमें जो देता है और हमें समाज से हम जो ले रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको वापस भी करें। और वैसे भी कहा गया है कि यदि हम ईश्वर का काम करेंगे तो ईश्वर हमारा काम करेगा। तो इसलिए हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें। ईरा, आप बहुत सारे टेंशन से, स्ट्रेस से गुजरते होंगे, क्योंकि आप इस तरह की सर्विस में हैं, प्रेशर्स में भी काम करते हैं। आप अपने आप को फ्री करने के लिए, अपने आप को टेंशन फ्री करने के लिए मेडिटेशन करते हो या क्या करते हो? मैं आपको सच बताऊं, मेरे को टेंशन नहीं होती। अच्छा। मैं टेंशन में बिल्कुल नहीं जीती, क्योंकि मैं हर चीज़ को ना उसके पर्सपेक्टिव में देख लेती हूँ। ये चीज़ कितना कहाँ तक मैटर करती है, मैं इसे कहाँ तक सॉल्व कर सकती हूँ, मेरा क्या इंटरवेंशन है, क्या मेरे कंट्रोल में है, मैं ये बहुत झट से डिसाइड कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं उस चीज़ को कंपार्टमेंटलाइज करके वहीं रखती हूँ। मैं अपने साथ ऑफिस को घर नहीं लेके आती, और मैं कहीं जाती हूँ तो मैं वहाँ पे ही होती हूँ। मैं 100 चीज़ें एक साथ नहीं, कोई दिन ऐसा हो जाता है जब इमरजेंसी हो, बट अदरवाइज़ नॉर्मली मैं टेंशन में नहीं जीती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे कंपार्टमेंटलाइज करना आता है, हर चीज़ को उसके पर्सपेक्टिव से सोचना आता है, और मैं उसे बहुत ढंग से प्लेस कर लेती हूँ कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैं अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं सकती हूँ तो सोच के क्या फ़ायदा, उतना ही दिमाग खर्च करो ना जितना तुम्हारे हाथ में हो। फालतू में सोच के जब कुछ सॉल्व नहीं हो सका तो फिर क्या ही सोचना है। बहुत अच्छा। आप हमारे दर्शकों के लिए भी, महिलाओं के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए और ख़ास तौर से दिव्यांगजनों के लिए बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है, और आपसे बहुत कुछ प्रेरणा ली जा सकती है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शायद मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दुनिया की बहुत ज़्यादा परवाह करनी छोड़ दो।
अपने एक्शंस को देखो, दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, सिर्फ आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी रिएक्शंस को, अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम में से हर इंसान अपनी सोच पे काबू पा ले, अपनी सोच पॉजिटिव रख ले, तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं बचेंगी। इरा, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सपने देखे हैं, जो आपके संघर्ष हैं, आपके जो जज्बात हैं, उनको हम सलाम करते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके सपने साकार हों और जो आप राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति की भावना के साथ में लोगों के लिए काम करना चाहती हैं, आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिले। इरा, कार्यक्रम के अंत में हम 2 लाइनें कहना चाहेंगे एक शेर की, जो आपके जीवन पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। प्लस माइनस कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अब समय है इस हफ्ते के क्विज कॉन्टेस्ट का। इस बार का सवाल है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 15 दिनों में दीजिए इस सवाल का जवाब। आप हमें SMS कर सकते हैं 7827038675 पर, या फिर अपने जवाब भेजें हमारी ईमेल ID info@sadhana.com पर। 25 लकी विजेताओं को 1 साल के लिए हम देंगे साधना पथ मासिक पत्रिका की 1 साल की सदस्यता फ्री।